मलकापुर नाम का एक प्यारा सा कस्बा था। कस्बे के लोग बेहद साधारण और मेहनती थे। कहा जाता है कि कस्बे के लोग इतने भोले थे कि वहाँ कोई ना कोई कारनामे करते ही रहते थे। तुमने ही मेरे पैसे लिए हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैंने तुम्हारे कोई पैसे नहीं चुराए। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, और तुम्हारे पास तो वैसे भी फूटी कौड़ी नहीं है। तुम्हारे पास से भला कौन चोरी करेगा? मलकापुर कस्बे में कुछ व्यापारी आए जो पैसे के नाम पर झगड़ा कर रहे थे, और यही बात कस्बे के सरपंच तक चली गई। तुलसीराम, सुबह सुबह मेरे पास क्यों आना हुआ तुम्हारा? मालिक दुआई हो, इस बेईमान ने मेरे पैसे चुराए हैं। इसे खाना खाने की गंदी आदत लग चुकी है। दिन भर बस इसका मुंह चलते ही रहता है, दिन भर खाना खाते रहता ही है, और जब इसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो या तो ये दूसरे के पास से चोरी करता है या दूसरे से खाना खाता है। मैंने कोई चोरी नहीं की है, और ना ही मैं कोई चोर हूँ। क्या कहा? हमारे कस्बे में चोरी? ये तो बहुत ही बुरी बात है। इससे पहले तो हमारे कस्बे में ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। अगर आप चाहते हैं तो मेरी तलाशी ले सकते हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि चोरी तुलसीराम ने ही की है, मैंने नहीं। वाह 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 वाह, बर्तन जो कितली को काला कह रहा है। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। सरपंच मालिक, चोरी इसी ने की है, पैसे मेरे गायब है। सरपंच जी, अगर मैंने हकीकत में चोरी की है ना, तो फिर तुलसीराम से कहिए कि वो साबित करे, नहीं तो वो मुझसे माफी मांगे। क्या तुम साबित कर सकते हो? तुम्हारे पास कोई सबूत है? सरपंच जी, जब मेरे पास से पैसे गायब हुए तब यही मेरे पास था। अब तुम बताओ भाई, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारी चोरी तुलसीराम ने ही की है? मेरे पास भी सबूत नहीं है सरपंच जी। मेरे पैसे भी जब चोरी हुए तब मेरे पास तुलसीराम ही मौजूद था। तुम दोनों के पास एक दूसरे के खिलाफ कोई सबूत नहीं है क्या? तुम दोनों मेरा वक्त बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आए हो। तुम दोनों निकलो यहाँ से। तुलसीराम उस आदमी के साथ सरपंच के घर से बाहर आ गया और उसकी ओर देखता हुआ बोला, मुझे तो लगा ही था कि सरपंच इस मामले में कुछ नहीं कर पाएगा। अब अगर मेरी कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ हमारे कस्बे की बूढ़ी काकी कर सकती है। चलो मेरे साथ। मैंने बड़े बड़े झूठे देखे तुलसीराम, लेकिन तुमसे बड़ा झूठा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। एक तो तुमने मेरे पैसे चुराए और ऊपर से तुम मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो। तुलसीराम उस आदमी को कस्बे के एक सुनसान इलाके की झोपड़ी में ले गया, जहाँ पे एक मोटी बूढ़ी औरत रहती थी। अरे बाप रे बाप, ये बूढ़ी औरत है या कोई बुलडोजर? अपना मुंह बंद रखो बदतमीज, तुम तो शक्ल से ही चोर लगते हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसने मेरे पैसे चुराए हैं। मैं इसीलिए इसको आपके पास लेकर आया हूँ। अरे भाई, तुम फिर शुरू हो गए। कितनी बार कहा है कि मैंने तुम्हारे कोई पैसे नहीं चुराए हैं, बल्कि उल्टा तुमने मेरे पैसे चुराए हैं। चिंता मत करो, अभी कुछ वक्त में पता लग जाएगा। वो कैसे? मेरी नजरों से कोई भी चोर बचकर नहीं जा सकता। तुम दोनों मेरे साथ बाहर चलो। बूढ़ी औरत की बात सुनकर तुलसीराम वो आदमी उस झोपड़ी से बाहर आ गए। बूढ़ी अम्मा उन दोनों को खेतों की ओर ले गई और उन दोनों की ओर देखकर बोली, अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम में से कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, इस बात का फैसला अभी हो जाएगा। तुम दोनों जमीन पर बैठ जाओ। मैं 123 कहकर एक मंत्र पढ़ूंगी। मंत्र कहने के बाद तुम दोनों में से जो भी चोर होगा उसके सर पर पानी की बूंदें गिरने लगेंगी। तुलसीराम और वो आदमी जमीन पर बैठ गए। बूढ़ी औरत तेज आवाज में मंत्र दोहराने लगी, 1 2 3 बजा दो सबकी बीन। अचानक तुलसीराम ने अपना हाथ सर के ऊपर रख लिया। तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा, चोर तू ही है तुलसीराम। ये क्या कह रही हैं आप? मेरे सर में खुजली हो रही थी, मैंने सिर्फ खुजली मिटाने के लिए हाथ ऊपर उठाया था। मेरे ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए तुलसीराम, तेरे दिल में चोर था, इसीलिए तेरा हाथ सबसे पहले उठा। सीधी तरह से बता दे, वरना मैं ऐसा मंत्र भी जानती हूँ जिसे पढ़ते ही तू जल के राख हो जाएगा।
बूढ़ी औरत की बात सुनकर तुलसीराम बेहद खौफजदा हो गया और उसने सारे पैसे निकालकर उस बूढ़ी औरत के हाथ में रख दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे काहे का धन्यवाद, तुम्हें चोर चाहिए था, तुम्हें मिल गया, बाकी पैसे मेरे हैं। चलो निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। अजीब जबरदस्ती है, आप मेरे पैसे कैसे ले सकती है? वो सीधे गांव के सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच जी, आप कुछ कीजिए ना। एक तो तुलसीराम ने खुद चोरी की, ऊपर से मेरे सारे पैसे उस बूढ़ी औरत ने मुझसे छीन लिए। बूढ़े काकी की यही बात तो बहुत गलत है। हम अभी उसके घर पर चलते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ काकी, क्या ये सब हकीकत है? मैंने चोर को पकड़ने का वादा किया था, जो कि पूरा कर दिया। पैसे देने का वादा नहीं किया था। मुझे क्या बेवकूफ समझा है तुमने? हमारे कस्बे का नाम दूर दूर तक अच्छे लोगों में मशहूर है। आपकी वजह से कस्बे का नाम भी खराब हो रहा है। आप मेरा कस्बा छोड़कर चली जाओ। सरपंच की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा मायूसी से कस्बा छोड़कर चली गई। बूढ़ी अम्मा भूखी प्यासी जंगल में एक तालाब के किनारे एक दरख्त के नीचे बैठ गई। मुझे तो बेहद जोर से प्यास लगी है और भूख भी लग रही है। खाना तो है नहीं, चलो पानी ही पी लेती हूँ। बूढ़ी अम्मा तालाब का पानी पीने लगी। तभी उसकी नजर तालाब के पानी में पड़े हुए चमकदार पत्थरों के ऊपर पड़ी। अरे ये पत्थर तो बेहद सुंदर है। उस बूढ़ी अम्मा ने एक पत्थर वहाँ से उठा लिया। तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी। ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि एक जादुई पत्थर है। बूढ़ी अम्मा ने देखा कि एक सुंदर आदमी रहस्यमय अंदाज में देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं कुछ समझी नहीं। मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। तुमने जो हाथ में पत्थर पकड़ा है वो एक जादुई पत्थर है। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ कि ये क्या क्या कर सकता है? ये तो तुम्हारी अक्ल पर निर्भर करता है कि तुम इससे क्या करवाना चाहती हो। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। बूढ़ी अम्मा उस पत्थर को अपने झोले में डालकर एक दूसरे कस्बे के छोर पर एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगी। मुझे तो बेहद जोरों से भूख लगी है। तभी वहाँ पर एक आदमी आया और उनसे पूछने लगा, तुमने यहाँ पर झोपड़ी किसकी इजाजत से बनाई है? कौन हो तुम? हम अजनबियों को अपने कस्बे में ऐसे ही रहने नहीं देते। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, भला मैं किसी का क्या नुकसान कर सकती हूँ? ये सब मुझे नहीं पता। आजकल की औरतें बड़ी चालाकी से चोरी कर कर भाग जाती हैं। तुम ये कस्बा खाली करके जा सकती हो। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से निकल गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? सत्यानाश हो जाए मेरा। आखिर मैंने चंद रुपयों के लिए अपनी नीयत खराब ही क्यों की? मुझे इस गांव के मुखिया से मदद मांगनी चाहिए। हो सकता है कि वो मेरी कुछ मदद कर सके। बूढ़ी अम्मा धीरे धीरे कदमों से मुखिया के घर की ओर बढ़ने लगी, मगर उस बूढ़ी अम्मा ने देखा कि मुखिया बेहद चिंतित था और अपने घर के बाहर टहल रहा था। क्या आप ही इस कस्बे के मुखिया हैं? मुझे आपसे एक मदद चाहिए। अभी चली जाओ काकी, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुखिया की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर एक चमक आ गई। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ मुखिया जी। अच्छा, वो कैसे? मैं एक ऐसा काढ़ा बनाना जानती हूँ जिसे पीकर आपका बेटा तंदुरुस्त हो जाएगा। ऐसा कौन सा सूप है जिसे पीकर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर भी मेरे बेटे को ठीक करने में नाकामयाब रहे हैं। पत्थर का काढ़ा। अब तुमसे क्या बोलूं भला? बस इतना ही कह सकता हूँ कि डूबते को तिनके का सहारा। आप अंदर आइए। मुखिया उस बूढ़ी अम्मा को लेकर अपने घर के अंदर आ गया। उस बूढ़ी अम्मा ने एक पतीले में बेहद सारा पानी डाल दिया और उसके अंदर वही तिलस्मी पत्थर डाल दिया। कुछ वक्त बाद पानी उबलने लगा। इस पानी से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ ही देर में काढ़ा बनकर तैयार हो गया। मुखिया ने जैसे ही अपने बेटे को वो सूप पिलाया, उसका बेटा तंदुरुस्त हो गया। आपने तो कमाल कर दिया। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बूढ़ी अम्मा एक बेहद ही चालाक महिला थी। वो उस तिलस्मी पत्थर का राज समझ चुकी थी।
मुझे कस्बे में रहने के लिए पक्का और अच्छा मकान चाहिए और जब तक यहाँ पर मेरा धंधा जम नहीं जाता मुझे रोज 3 वक्त अच्छे से पकी हुई दावत चाहिए। आपको सब मिल जाएगा। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपने क्या जादू किया है। मुखिया ने उस बूढ़ी अम्मा के लिए एक अच्छा सा मकान तैयार करवा लिया। कस्बे से रोज अच्छी दावत बूढ़ी अम्मा के लिए आ जाया करती थी। उस जंगल के रक्षक ने बिल्कुल सही कहा था, ये पत्थर तो असल में तिलस्मी पत्थर है, बस इसका इस्तेमाल अपनी बुद्धि से ही किया जा सकता है। लेकिन मुझे अपना गांव बेहद याद आता है। मैं अपना अपमान कभी नहीं भूलूंगी। मैं उस सरपंच को एक दिन मजा जरूर चखाऊंगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। बूढ़ी अम्मा का खा खा कर वजन 100 किलो के पार पहुंच गया था। कस्बे के हर घर से मुफ्त दावत अलग से आती थी और ऊपर से अब बूढ़ी अम्मा अपने पत्थर के बने काढ़े की मुंह मांगी कीमत वसूल करती थी। आपके दिन बहुत ही जल्दी बदलने वाले हैं काकी। मैं कुछ समझी नहीं मुखिया जी। कल शहर से बहुत बड़े मंत्री का मेरे पास फोन आया था। वो बेचारा अपनी पेट की बीमारी से काफी परेशान है। तो फिर तुम उसे मेरा पता दे देते। मेरे पत्थर का सूप पीकर उसके पेट की परेशानी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। मैंने ऐसा ही किया है। आपके पत्थर के सूप की अच्छी कीमत ली मैंने उनसे। और एक दिन वो मंत्री बूढ़ी अम्मा के घर पर आया। बहुत वक्त से मेरा पेट खराब चल रहा है। कई बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चिंता मत करो, अब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हारा पेट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप जो मांगेंगी मैं आपको दे दूंगा। उस बूढ़ी अम्मा ने पत्थर का सूप बनाकर उस मंत्री को पिला दिया। पत्थर का सूप पीकर मंत्री अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करने लगा और खुशी से बोला, ये तो कमाल हो गया। जो काम अमेरिका के बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके वो हमारे ही देश के काकी ने ही कर दिखाया। बोलिए काकी, क्या चाहिए आपको? मुझे मेरे कस्बे में एक बेहद बड़ी हवेली चाहिए और साथ ही साथ सरपंच का ओहदा भी चाहिए। दिया। अगले दिन बूढ़ी अम्मा पुलिस वालों के साथ अपने कस्बे मलकापुर चली गई। मलकापुर का सरपंच उस बूढ़ी अम्मा को देखकर बोला, मुझे पता था कि एक दिन आप जरूर पकड़ी जाएंगी। तभी मंत्री सरपंच से बोला, आज से मलकापुर गांव की सरपंच काकी कहलाएंगी। ये मेरा हुक्म है और तुम्हें ये कस्बा छोड़कर अभी इसी वक्त निकलना है। अरे ये क्या बात हुई? मैंने आखिर क्या किया है जो मैं अपना कस्बा छोड़कर चला जाऊं? ये पुलिस देख रहे हो, तुम्हारे लिए ही आए हैं। या तो कस्बा छोड़कर चले जाओ या फिर इन पुलिस वालों के साथ चले जाओ। सरपंच समझ गया कि उस बूढ़ी अम्मा ने उससे अपने अपमान का बदला लिया है। उस बूढ़ी अम्मा आज भी अपने हवेली में पत्थर का सूप बनाती हैं।